चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर की क्लास में भाई। और 7 बज चुके हैं, 12 जून है आज। और आज के जितना भी करंट अफेयर है, महत्वपूर्ण पॉइंट जितने भी हैं सबको निपटाते हैं। जिस भी पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन करंट अफेयर का आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जानते हैं आजकल आपके हर एग्ज़ाम के अंदर जो जीएस का सेगमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या अगर देखने को मिलती है तो वो करंट अफेयर की देखने को मिलती है। तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना समझना ज़रूरी है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ध्यान से पहले पढ़िए, फिर एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? कौन सा? प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है भाई। प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया। अब ये गंगा जो प्रोजेक्ट है, ये गंगा नदी से रिलेटेड नहीं है भाई। ये गंगा नदी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि किससे रिलेटेड है? हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से है। और इसका मतलब यह है कि गांव के अंदर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाने की मुहिम है प्रोजेक्ट गंगा। क्या कहा है सरकार ने? देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। किसके लिए शुरू किया है? ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाए और गांव की तकदीर इससे बदल सकती है। चलो ये तो ठीक है, कितनी बदलेगी बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो लक्ष्य है इस प्रोजेक्ट का, मुख्य लक्ष्य यूपी के गांवों और लगभग 57,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना इसका लक्ष्य है। और इस काम को सरकार के साथ मिलकर के हिंदुजा ग्रुप की कंपनी वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड मिलकर के पूरा करेगी। लेकिन इसके अलावा भी तो और कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई। अगर आप करो बात, एक भारत सरकार की योजना है भारत नेट। जो भारत नेट है, भारत नेट भी तो इसी के लिए है, लेकिन ये राष्ट्रीय योजना है, मतलब केंद्र सरकार की योजना है, राष्ट्रीय योजना। इसका क्या मतलब मकसद था? इसका भी लक्ष्य था कि ग्रामीण भारत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। इसका लक्ष्य क्या था? ग्रामीण भारत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। अगर इसके अलावा और हम बात करें तो पीएम वानी की बात आप कर सकते हो। पीएम वानी एक और योजना है, ये भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से ही संबंधित है। इसका पहले तो मैं फॉर्म लिख देता हूं। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। किस लिए लाई गई थी? तो सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट नेटवर्क का विस्तार करना। जो सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदान करना। ठीक है। इसके अलावा आप डिजिटल इंडिया मिशन की भी बात कर सकते हैं, जो 2015 में शुरू हुआ। इसका भी तो मतलब डिजिटल रूप से भारत में एक सशक्त समाज की स्थापना करना था, जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था का निर्माण होना था। अब वो कितना सफल हो पा रहा है ये तो सरकार ही जवाब देगी, है ना। तो खैर हम उधर नहीं जाते हैं, बढ़ जाते हैं आगे। अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस डालिए। चलिए खैर
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस दिन हर साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस बनाया जाता है? हर साल विश्व बाल श्रम निषेध बनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध, चाइल्ड लेबर, हाँ, के अगेंस्ट कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो भाई ये आपको ध्यान रखना है, 12 जून। कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 जून को मनाया जाता है और इसको हम जो है 2002 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? 2002 से लगातार हर साल हम 12 जून को बाल श्रम निषेध, विश्व बाल श्रम निषेध डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इससे संबंधित कुछ है तो देखो भाई एक बार। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि बाल श्रम की समस्या के खिलाफ जागरूकता फैलाना और इस कुरीति को समाज से खत्म करना। इसका मकसद है। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। स्थापना 1919 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। ठीक है भाई, 12 जून याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। भारत को सिपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार परमाणु हथियार के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? सिपरी ईयरबुक 2026। देखिए अभी समझाऊंगा ये सिपरी क्या है, पहले तो समझिए। इसके द्वारा जो भारत को स्थान दिया गया है वो दिया गया है कौन सा? छठे नंबर पर बताया है भारत को। जो रैंकिंग दी गई है 6 नंबर की दी गई है कि परमाणु हथियारों के मामले में भारत 6वें नंबर पर है। ठीक है जी, 6वें नंबर पर है। सिपरी का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हर साल अपनी ईयर बुक निकालता है, एक मैगजीन निकालता है और उस मैगजीन में परमाणु हथियारों के बारे में जानकारी दी गई है। भारत को 6 नंबर दिया गया है, 6ठी रैंकिंग दी गई है और सिपरी के अनुसार भारत के पास कुल 190 परमाणु वारहेड हैं। कुल कितने? 190 परमाणु वारहेड हैं और 2025 में जिनकी संख्या 180 थी, तो मतलब 25 से 26 के बीच में हमने 10 और नए परमाणु वारहेड बना लिए हैं और 12 परमाणु हथियार भारत ने अब इनको एक्टिव जोन में खड़ा कर दिया है। मतलब एक्टिव इनको किया हुआ है, सक्रिय मोड पर इनको तैनात किया हुआ है 12 परमाणु वारहेड्स को। ठीक है, और चीन हमसे एक स्थान ऊपर है, 5वें नंबर पर है चीन। 620 वारहेड चीन के पास हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमसे जस्ट बाद में है, 7वें नंबर पर, जिसके पास लगभग 170 वारहेड्स हैं। कितने हैं? 170। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम बात करें सिपरी की, तो सिपरी का काम है क्या? सिपरी का काम है वैश्विक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैन्य खर्च पर नियंत्रण बनाए रखना, हथियारों पर नियंत्रण बनाए रखना, खासकर परमाणु हथियारों पर नियंत्रण बनाना और शांति, वैश्विक शांति की दिशा में पहल करते रहना। अगर हम भारत की बात करें तो भाई भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ, कब हुआ था? कोई बता सकता है? तो भाई पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 पोखरण में हुआ था ना, पोखरण फर्स्ट लिख देते हैं इसको। और इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, है ना। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड कब हुआ जी? तो सेकंड हुआ 1998 में। सेकंड हुआ 1998, ये भी पोखरण
सेकंड, पोखरण सेकंड, और इस ऑपरेशन का नाम था भाई ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन शक्ति, कोई दिक्कत नहीं। तो आओ नेक्स्ट। हाँ, ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में सड़क मंत्रालय ने राहवीर योजना, सड़क मंत्रालय ने राहवीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो भाई ये राहवीर योजना के लिए जो रैपिडो ऐप है उस रैपिडो के साथ में साझेदारी की है। इसके जो रैपिडो ड्राइवर्स हैं, कैप्टन जिनको बोलते हैं, रैपिडो कैप्टन्स हैं, उनके साथ मिलकर के ये जो राहवीर योजना चलेगी। कैसे कि अगर सपोज करिए रास्ते में कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना में जो पीड़ित है उस पीड़ित को विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तकरीबन 25,000 रुपये आपको जो है रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाएंगे किसी की जान बचाने के लिए। तो ये पहल इसी से संबंधित है। समझ लीजिएगा किसके साथ राहवीर योजना, देखो राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो के साझेदारी की है रैपिडो से। क्या मकसद है इसका? इसका मकसद है कि गोल्डन आवर के अंदर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, सड़क हादसा हो जाता है, तो इसमें गोल्डन आवर का मतलब है विद इन 1 आवर। तो गोल्डन आवर में तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए नागरिकों और वाहन चालकों को जागरूक करना, इसके लिए काम कौन करेगा जी? रैपिडो जो कैप्टन्स हैं वो इसके लिए काम करने के लिए उन्होंने शपथ ली है। 4 लाख से अधिक रैपिडो जो कप्तान हैं उनके द्वारा शपथ ली गई और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 4 लाख एक साथ, ठीक है ना। चलो ध्यान रखिएगा। एक ये क्वेश्चन और ध्यान रखिए, इस पे मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची, तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर को निर्यात की गई है। यह किस राज्य से संबंधित है? आप जानते हैं जो तेजपुर लीची है वो आसाम का जीआई टैग मिला हुआ है। आसाम में जीआई टैग मिला हुआ है। किसको? तेजपुर लीची को। तेजपुर लीची कहां पर? आसाम। कहां पर? आसाम में, ठीक है। इसके अलावा तेजपुर लीची के अलावा अगर मैं बात करूं तो तेजपुर लीची के अलावा आपका जो मूंगा सिल्क है, मूंगा सिल्क को भी जीआई टैग मिला हुआ है असम में। और इसके अलावा असम में भाई जो आपका एक चावल है जिसका नाम है जोहा राइस को भी असम में जीआई टैग मिला हुआ है। तो किससे संबंध है? तेजपुर लीची का आसाम से संबंध है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आसाम की अगर हम बात करें तो मैं एक चीज और जोड़ देता हूं। हाँ, जीआई टैग की अगर हम बात करें तो जो आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट है, इसके अंदर रजिस्टर्ड किया जाता है जीआई टैग के लिए। और ये एक्ट है हमारे पास 1999 का, जो लागू हुआ था कब? 2003 में। 2003 में ये लागू हुआ है, ठीक है। और सबसे पहला जो प्रोडक्ट इसके तहत रजिस्टर्ड हुआ था वो दार्जिलिंग चाय है। कौन सा? दार्जिलिंग टी है। सबसे पहले इसी को 2003 में जीआई टैग दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को, ठीक है। 2003-4 में इसको जो है जीआई टैग मिला था। सबसे पहला प्रोडक्ट आप याद रख सकते हैं, पेपर के लिए अच्छा सवाल भी बनेगा। असम की बात करें तो असम के कुछ नेशनल पार्क आप याद रखें। असम के कुछ नेशनल पार्क आप यहां पर याद रखें तो बढ़िया रहेगा, है ना। असम की बात करें तो असम में आप मानस, नामेरी,
मानस नामेरी और काजीरंगा नेशनल पार्क आप याद रख सकते हैं। कौन कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क आप याद रख सकते हैं। आसाम में इंपॉर्टेंट है भाई, आसाम में। अब इससे संबंधित जो न्यूज है वो देख लो। दुबई निर्यात किया गया है तेजपुर लीची को, और ध्यान देना इधर तेजपुर क्षेत्र में बम्बैया, बिलाती, इलायची, प्याजी और शाही लीची समेत कई लोकप्रिय किस्मों की खेती यहां पर की जाती है। मतलब कहने का कि असम में लीची की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक है ना, तो पढ़ लेना इसको बाद में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा चर्चा में रही व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोयर नामक किताब लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है भाई? ये किताब लिखी गई है जिल बाइडेन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? जिल बाइडेन के द्वारा लिखी गई है। और इस किताब में क्या है? तो भाई इस किताब में अमेरिका की ये पूर्व प्रथम महिला रही हैं, जिल बाइडेन द्वारा ये किताब लिखी गई, और इनके द्वारा व्हाइट हाउस में अपने 4 साल के कार्यकाल, विदेशी यात्राओं, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हुए अनुभवों को विस्तृत रूप से साझा किया गया है। किसके द्वारा? जिल बाइडेन के द्वारा, है ना। जो बाइडेन याद होंगे ना, ट्रंप साहब से पहले, उन्हीं की मोहतरमा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल शुरू की है? स्त्री राइड पहल किसने शुरू की है? तो भाई ये शुरू की है किसने? तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने। इसमें क्या है कि जो आप ओला उबर से जो राइड बुक करते हैं, उसमें अब आपके पास ऑप्शन होगा कि आप महिला ड्राइवर को ही आप बुक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने सपोज करिए मेल ड्राइवर आ जाता है, आपने राइड बुक किया, फीमेल अगर आप हैं तो, और कई बार अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उससे बचने के लिए आप अब महिला ड्राइवर्स को जो है चूज़ करने का आपके पास एक ऑप्शन होगा, विकल्प होगा। इसमें क्या है कि महिला सुरक्षा और आर्थिक निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना, सॉरी हमने कहाँ लगा दिया, हाँ भाई ये हमारे पास जो है तमिलनाडु नहीं है, तेलंगाना है, गलती की है, तेलंगाना है, ठीक है ना। हाँ, तेलंगाना सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए स्त्री राइड नामक पहल शुरू की गई है, और इस पहल के तहत कैब, ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह में महिलाओं द्वारा मतलब इलेक्ट्रिक बाइक का पूरा वेड़ा महिलाओं के द्वारा चलाया जाएगा। मतलब आपको फीमेल ड्राइवर्स यहाँ पर मिलेंगी, तो अब किसी भी महिला को कोई भी राइड बुक करने में अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, इसलिए कि सिर्फ जो राइडर है वो मेल है, तो ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो चलिए ये याद रखेंगे, स्त्री राइड जो पहल है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा भाई? देख लो थोड़ा सा, गुजरात के जामनगर में ये स्थापित किया जाएगा। इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा के द्वारा, मतलब मेटा फेसबुक के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। ठीक है जी, कौन सा? ये एआई डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जा रहा है। किसकी मदद से? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा की तरफ से, रिलायंस और मेटा की मदद से ये एआई जो डेटा सेंटर है गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जा रहा है, जामनगर। ठीक है, चलो ध्यान रखना।
एक एक क्वेश्चन सब महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है भाई। और नेक्स्ट बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम हटा दिया है? भाई तो ये मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस नियम को प्रतिबंधित कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया गया है कि सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 2001 से चले आ रहे इस प्रावधान को निरस्त करने और मसौदे को आधिकारिक पोर्टल से हटाने का आदेश दे दिया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय को बेरर बुक्स अवार्ड और जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया है? तो भाई ये प्रभात मिश्रा को दिया गया है। प्रभात मिश्रा को दिया गया है। भारतीय सेना के मेजर हैं प्रभात मिश्रा। भारतीय सेना के मेजर प्रभात मिश्रा को बेरर बुक्स अवार्ड और जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग पुरस्कार प्रदान किया गया है। मेजर मिश्रा को यह प्रतिष्ठित सम्मान संयुक्त राज्य अमेरिका के कंसास स्थित यूएस आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में 10 महीने के पाठ्यक्रम को समाप्त करने के बाद उनको ये प्रदान किया गया है। उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उस परफॉर्मेंस के आधार पर उनको ये अवार्ड मिला है। भाई कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, तो मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भाई ये खिताब जीता गया है सविता श्री भास्कर के द्वारा। सविता श्री भास्कर के द्वारा ये खिताब जीता गया है। मंगोलिया के उलान बतार में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत की सविता श्री भास्कर ने जीता है। किसने जीता? सविता श्री भास्कर ने जीता। और सविता ने 9 राउंड में 7.5 अंक हासिल करके गोल्ड जीता है भाई। गोल्ड जीता है व्यक्तिगत शतरंज में, ठीक है। और इसके साथ ही उन्होंने 2027 के फाइड महिला विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ध्यान रखिएगा कि अगर ये भी पूछ लिया कि फाइड 2027 के लिए महिला विश्व कप के लिए किसने क्वालिफाई किया है, तो ये भी आप याद रखेंगे, सविता श्री भास्कर का नाम। हाल ही में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहां लॉन्च किया गया है? तो भाई लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहां लॉन्च किया गया है? थोड़ा सा इधर देख लो। तो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। यह एक आधुनिक डिजिटल एकीकृत मंच है। सीमा पार यात्रियों की आवाजाही, व्यापार को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना। इसके उपयोग से लगभग 90% कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी और सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए कार्गो व्हीकल पैसेंजर मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। इस अवसर पर मेघालय के डाउकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर हितधारकों के लिए भी नई आवास सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो कहां पर भाई? तो ये ध्यान रखना, किधर? नई दिल्ली में। ठीक है, चलो, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल, आज के महत्वपूर्ण सवाल। और मुझे उम्मीद है कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।